बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात जन्म लिए थे वो बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे बड़ा एतराज़ 26वीं तरमीम के बाद अपोजिशन को और ख़ास तौर पर अदलिया के अंदर से जो खतूत लिखे गए थे उसमें यह सामने आया, और फिर लॉयर्स की जानिब से भी यही सामने आया था कि एग्जेक्टिव अदालती निज़ाम को चलाएगा। और फिर अब अपोजिशन की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि जो हालिया तैनातियाँ हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की, तो उसमें हुकूमत अपना कंट्रोल मजीद मजबूत करना चाहती है। फिर अपोजिशन ये कहती है कि अपने मर्जी के फैसले भी लेना चाहती है। अब गुज़िश्ता सिर्फ 15 दिनों की ही हम कार्रवाइयाँ देख लें कि कितना बायकॉट हुआ है, जो ओवर टेकिंग सेरेमनीज हुई हैं, फिर जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसके अंदर 2 जजेस का इख्तलाफ था, और इख्तलाफ ये था कि आप हमारी बात सुने, बात सुनने के बाद फिर आप जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लीजिएगा और उसके बाद फिर फैसला ले लीजिएगा। वो भी वैसा नहीं हुआ, फिर बायकॉट भी हुआ उसका। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गठजोड़ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील के लिए बनाया गया है। अली जफर साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर वकला एक तहरीक चलाते हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या वकला की वो तहरीक इस अदालती निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर करेगी या इस अदालती निज़ाम को मज़ीद मजबूत करेगी। फिर हमने कल भी डिस्कस किया, IMF का एक वफ्द मिला, उसमें भी ये बातें सामने आई कि जो ये सब कुछ खतूत का सिलसिला चल रहा था शायद उसलिए भी ये मुलाकात हुई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने नए सरबरा के हलफ से दूर रहे हैं, वो उसमें शामिल नहीं हुए हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर के तबादले के बाद अदालत की सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील हुई है। तो ये वो मामलात है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये इख्तलाफ शायद यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। राव साहब, ये अब सुप्रीम कोर्ट में 25 जज हो गए हैं, 22 मुस्तकिल, 2 एडहॉक और 1 एक्टिंग जज हो गए हैं। इख्तलाफात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ख़त होते थे, फिर जुडिशल कमीशन से वॉकआउट किया गया 2 सीनियर जजेस की जानिब से, उसके बाद अब जो हलफ बर्दारी तकरीबें हो रही हैं उसमें भी शामिल नहीं हो रहे। तो ये इख्तलाफात रुकेंगे कहाँ पर जाकर? ज़ौक़, मुझे इख्तलाफात से इतना मसला नहीं है। इख्तलाफात अगर हैं तो वो उनके ज़ाती नौइयत के या अपने मसाइल हैं। अगर उसकी बुनियाद आइन और कानून के हवाले से है तो वो फिर डेंजरस हो जाता है। अगर आइन और कानून के हवाले से जो एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं दुनिया में और पाकिस्तान के आइन और कानून के रोशनी में जो चीज़ों को देखने का एक रवैया है, अगर वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग उसको आइन और कानून की नज़र से देख रहे हैं, कुछ लोग उसको एग्जेक्टिव की ऐनक लगा के देख रहे हैं, तो उससे फिर प्रॉब्लम आती है। हमें ये इल्म है पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है वो बहुत ताबनाक नहीं रही, जस्टिस मुनीर से लेके तो इफ्तिखार चौधरी साहब तक, जिन्होंने अपने बेटे का केस भी खुद सुनना मुनासिब समझा जब उन पर इल्ज़ाम लगा। तो इस किस्म की जो रही है चीज़ें, लेकिन एक चीज़ रही है कि बेशक ये डिक्टेटरों के वो शेख रशीद के बकौल हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी रही है अदलिया, क्योंकि वो अपनी मर्जी के जज ले आते थे, जो जिनसे इख्तलाफ की तवक्को होती थी उनको निकाल देते थे, तो इसलिए वो करती थी। लेकिन वो पॉलिटिकल केसेस हो या डिक्टेटर को सपोर्ट करना हो, लेजिटिमेसी देनी हो, इंडोर्स करना हो, तो इस किस्म की चीज़ें होती थी। जब हम आम शहरियों के हकूक़ की बात आती थी तो उस पर मेरा ख्याल है बहुत 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 अच्छे आसमा जहांगीर केस हो, नुसरत भुट्टो केस हो, 200 केस हो, बहुत ताबनाक किस्म के फैसले मौजूद हैं। फिर अल जिहाद ट्रस्ट जिसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल तय किया गया। तो ये चीज़ें ऐसी अदलिया की बहुत पॉजिटिव चीज़ें रही हैं जब आइन और कानून के हवाले से आम लोगों के हकूक़ की बात होती है, आइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है उसमें काफ़ी अच्छे फैसले आए हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप अपनी मर्ज़ी के जजेस जब डिक्टेटर्स भी लगा लेते थे तो फिर अपनी मर्ज़ी के फैसले लेते थे। यहाँ पे अब इशू ये आ रहा है बुनियादी तौर पे जो हम देख रहे हैं, इलेक्शन के इनेकाद का मसला हो, रिज़र्व सीट्स का मसला हो, और बहुत वाज़े आइन की जहाँ पे शिक्के मौजूद हैं जिसकी कोई दूसरी तशरीह हो ही नहीं सकती, वहाँ पे भी लहतो लाल से काम लिया जा रहा है। वहाँ पे भी जजेस लिख के भेज रहे हैं कि नहीं, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना। 8 जजों के फैसले को 2 जज लिख देते नहीं, इसको नहीं लिखना। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है और अगर जो इस वक्त जो रिक्रूटमेंट हो रही है या प्रमोशंस हो रही हैं, एलिवेशंस हो रही हैं, जिस बुनियाद पे हो रही हैं, हमारे सामने 1-2 मिसालें मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, उनको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अगले नेक्स्ट सीनियर जज हैं जो जिनकी प्रमोशन का है या ये 2-3 जो भी हैं जो हो सकते हैं पॉसिबली चीफ जस्टिस बन सकते थे, वो ख़त लिखने वालों में शामिल थे, तो उनकी वो हरकत पसंद नहीं आई, तो इसलिए वहाँ पे उथल पुथल की गई, लाहौर से जज साहब को लाया गया, सारा सबको पता है कि क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे इनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो ये जो अदलिया तश्कील पा रही है इस वक्त, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल हो, मेरिट हो, सीनियरिटी कम फिटनेस हो, या कोई भी आप मेयार जो होता है दुनिया में, उसकी बुनियाद पे ये नहीं हो रही। ये पर्टिकुलरली हो रही है किसी एक इवेंट को देख के कि ये इस इवेंट ये होने वाला है, इसको कैसे टैकल किया जाएगा, ये जज साहब ये ना कर दें, फलां जज साहब वो ना कर दें, तो उस हवाले से ये चीज़ें पसंद या नापसंद जो होती है ना, उसकी बुनियाद पे ये चीज़ें हो रही हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहता है, सुप्रीम कोर्ट अगले 2-3 साल इसी तरह ये एग्जेक्टिव की जो बालादस्ती है जुडिशल कमीशन में और उसका वोट सबसे ज़्यादा है, वो उसी तरह रहता है, तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस आ जाएंगे यकीनन जो बिल्कुल नई जूरिस्प्रूडेंस लिखेंगे। मैं नहीं कहता अच्छी लिखेंगे बुरी लिखेंगे, लेकिन बिल्कुल नई जूरिस्प्रूडेंस लिखेंगे, शायद दुनिया में कहीं उसकी मिसाल ना मिले। हमारे यहाँ ये होता रहा है। और सबसे बुनियादी जिसको मैं उसको आइनी फ़िरका वारियत की तरह मैं यूज़ करता रहा हूँ उसके लिए, वो ये है कि एक आइनी इशू के ऊपर एक फैसला मौजूद है, उसी आइनी इशू के ऊपर दूसरा फैसला मौजूद है और एक तीसरा फैसला भी उस पर मौजूद है। आपका जिस दिल करे जिस मर्जी फैसले को लेकर आपके नहीं जी आइन की ये तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है, दूसरा कहे जी आइन की ये तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो ये एक ख़तरनाक ट्रेंड है जिसमें मुझे बाकी रूटीन के फैसले हों या बाकी चीज़ें हों वो अपनी जगह पे ऊपर, अभी आइनी मुकदमे, गैर आइनी मुकदमे, सादा मुकदमे, कढ़ाई वाले मुकदमे और ये अजीबोगरीब किस्म की तकसीम होगी। हमने तो आज तक नहीं देखा दुनिया में कि इस तरह मुकदमों की तकसीम हो गई, कौन किसके पास जाए, कौन किसके पास जाएगा। तो आपको पहले तो ये ढूंढना होगा कि आपका मुकदमा कहाँ लगेगा। पहले तो मुकदमे वैसे नहीं लगते, अब आप ये ढूंढते ढूंढते भी आपको कई साल लगेंगे कि मेरा मुकदमा कहाँ लगना है। फुटबॉल बने होते हैं मुकदमे, जैसे अभी कस्टम एक्ट में हुआ। तो ये मेरा ख्याल है कि डेंजरस चीज़ है और ओवरऑल आम आदमी के लिए अच्छी खबर नहीं है, ना उसके बुनियादी हकूक़ के हवाले से अच्छी खबर है। नजमुल साकिब साहब, अब क्योंकि इस किस्म के बयानात भी आ रहे हैं रस्मी गैर रस्मी गुफ्तगू में, कौन चाय पीता है वहाँ पर जाकर और कौन काम करता है, इस किस्म की भी बातें हम सुनते हैं अब, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अदलिया तहरीक अगर कोई चलती है या जब ये कोई एहतजाज हो रहा है, पिछले दिनों भी हमने देखा इस्लामाबाद में बड़ा भरपूर वकला ने एहतजाज किया, तो ये चीज़ निज़ाम को मजबूत बनाएगी या कमज़ोर करेगी? वकला की तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें हम देखते हैं इस मर्तबा कि कुछ वकला और कुछ बार काउंसिल जो हैं वो एक तरफ हैं, कुछ एक तरफ हैं। मुकम्मल तौर पे कंसेंसस नहीं है, यूनानिमिटी नहीं है, इसी वजह से उसकी तहरीक में वो दम खम जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा और शायद नज़र आए भी ना। देखिए, मुझे ये बताइए कि ये जो 7 जजेस आ गए हैं या ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही हैं या डोगर साहब लाहौर से बुला के तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बन गए हैं, इनमें से कौन सी चीज़ कानून और आइन के ख़िलाफ़ है? एक बता दीजिए। कोई भी नहीं है। ये सारी चीज़ें 26वीं तरमीम के समरात में आती हैं और मैं हैरान हो रहा हूँ इस वक्त। मेरे पास 5 चीज़ें हैं जो मेरी समझ से बालातर हैं। मैं हैरान हो रहा हूं इस वक्त कि ये किस चीज़ पे वावेला हो रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। भाई, ये सब कुछ आईनी तौर पे हो रहा है। आपकी आइन में 26वीं तरमीम बदरजाए अतम मौजूद है कि नहीं है, और उसके मुताबिक ही ये सारी पोस्टिंग ट्रांसफर जुडिशल कमीशन की सारा सिलसिला चल रहा है। 5 बातें इस वक्त में अब आपके सामने रखता हूं, मेरी समझ से बालातर हैं। शायद आपको या वो लोग जो कानून समझते हैं या वो जो सियाणे हैं ना, वो जो ये समझते हैं कि देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, कि इस पागलपन में के पीछे कोई हिसाब किताब, कोई तहरीक है, कोई मेथड है, वो शायद समझते हों। पहली बात मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से बालातर है कि जस्टिस औरंगजेब साहब ने
एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट का यानी जस्टिस बनने का क्यों कबूल किया, जबकि उनको पता है कि वो एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसिस में बनाया जाता है, कुछ हालात ऐसे होते हैं बनाया जाता है, इस तरह से नहीं होता। और अगर वहां पे उनको कबूलियत नहीं मिलती या वो कोई ऐसी बात कर देते हैं तो उनको वापस हाई कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, शायद वो घर जाएंगे। मेरी समझ से बालातर है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चैंपियंस ट्रॉफी कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। ट्राई सीरीज उससे पहले हुई पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान ये ट्राई सीरीज हार गया। अच्छी चीज़ इसमें यह हुई जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने मैच खेला, उससे हमें नज़र आया कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फाइनल में भी मिडल ऑर्डर ने 40+ रन्स किए। बॉलिंग में हमने देखा कि नसीम शाह आखिरी मैच के अंदर फॉर्म के अंदर नज़र आए, बाबर की फॉर्म वापस आ रही है। लेकिन जो दो प्लेयर्स टीम के अंदर शामिल किए गए, उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी गई जो जस्टिफाई कर सके कि उनको टीम में क्यों शामिल किया गया। नजमुल साकिब साहब, एक तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस है और एक फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल की परफॉर्मेंस है। हम इन दोनों परफॉर्मेंसेस को अगर आप मिलाकर देखें तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं? मेरे पास आपके जवाब में 2-3 जो हैं वो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हैं, यानी तशवीश है, और 4-5 खुशखबरियां हैं। ठीक, फटाफट बताते हैं। पहली तशवीश मेरी ये है कि ये जो मिस्ट्री बॉलर आपने अबरार के नाम से रखा है, व्हाट इज सो मिस्टीरियस अबाउट हिज बॉलिंग? मुझे जरा बता तो दें कि इसकी मिस्टीरियसनेस है क्या। एक आम सा ऑर्डिनरी बॉलर है और अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, आप फाइनल हो गए हैं सारे स्क्वाड, वो साजिद को ट्राई करें ना, एक मैच दे के देखें और उसकी मूंछों का ताव देखें और फिर देखें वो क्या करता है। तो इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है अबरार में मिस्टीरियस क्या चीज़ है। दूसरी बात, ये जो खुश फहमियाँ जो आपका टिकर चल रहा है, ये खुशदिल साहब को आपने ट्राई कर लिया, फ़हीम को आपने ट्राई कर लिया। खुदा के लिए इसको पहले मैच में और दूसरे मैच में ख़ास तौर पे इन दोनों के बगैर टीम बनाइएगा, ये मेरी तशवीश है। अब आते हैं कुछ तरह खुशखबरियाँ फटाफट सुना लें। देखिए, मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि 350 मेरी टीम बना सकती है। बिल्कुल, वो 250 की टीम थी लेकिन उसने 350 के करीब बनाए, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता और वो सबसे बड़ा टारगेट जो तारीख का है पाकिस्तान ने वो उसको अचीव किया। इसका मतलब ये है कि पहली खुशखबरी है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसकी बैटिंग कम अज़ कम वक्त आएगा तो वो होगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि क्रिकेट की जो इस वक्त की फॉर्म होती है ना टूर्नामेंट से पहले, वो अहम होती है, लेकिन असल चीज़ टूर्नामेंट में मोमेंटम होता है। लिहाजा जो पहला मैच आपका है उसमें खुशखबरी आपको ये दूं अभी से ही कि मेरा ये ख्याल है कि फ़हीम अशरफ और ये जो दूसरा सुरजन तारा है ना, खुशदिल ये नहीं होगा। और यानी आगे एक और खुशखबरी सुनिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी कमज़ोर है इस वक्त, बड़ी फैंटी पड़ी है उनको। ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं है। जनूबी अफ्रीका का मोराल इस वक्त डाउन है, दोनों मैच वो हारा है जो इस वक्त के, तो उनको भी यानी टीम में वो हो सकता है, यानी डेविड मिलर का आना वगैरह वगैरह, ये जो बाकी उनके प्लेयर्स हैं वो भी खुशखबरी है। एक और खुशखबरी है कि होम ग्राउंड्स हैं, पब्लिक सपोर्ट अपनी है, कम से कम वो जो होटल का होता है ना जी, होटल में तैयार होके जाएंगे, ये रात को खाना ठीक नहीं मिला, ये भी बहाने हमारे पास नहीं होंगे। पहला मैच न्यूजीलैंड से है, ये है इस वक्त की आखिरी खुशखबरी। पहला मैच से ही पता लगता है आपका, पहला मैच न्यूजीलैंड से है जिससे आपने 2 मैच खेले हैं। आपको समझ आ गई है कि केन विलियम्स को किस तरह से आउट करना है और ग्लेन फिलिप्स का क्या इलाज करना है, और आपको यह भी पता लग गया है कि 8वें 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग जाती है। अभी तक सांतनर की तो बैटिंग ही नहीं आई और वो भी 40-50 आराम से कर सकता है। देखिए, इस वक्त की आखिरी बात, आपने पहला मैच जीतना है, पूरा जोर लगा दें न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि अगर आपका पहला मैच जीतते हैं आपके उसके बाद इंडिया के साथ मैच है। इंडिया के साथ मैच में एक तो वो 2017 का फाइनल इंडिया को याद है, दूसरा ये है कि आपका मोमेंटम बन जाएगा जो ही आप ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतते हैं। तो फिर से करूंगा, खुश दिल खुश फहीमियाँ इनको एक तरफ रखें और टीम इनके बगैर बनाए। और हाँ, सऊद और उसका जो वह है ना मसला, वो आपका है गुलाम, इनका जरा मसला फटाफट हल कर ले अगले 1-2 दिनों में, किसी एक को पक्का कर ले।
अच्छा राव साहब, एक तो ये है कि इब्रार का जिक्र नजम साकिब साहब ने कर दिया। इंडिया का जसप्रीत बुमराह अनफिट होता है तो एक और स्पिनर को स्क्वाड में शामिल करते हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि स्पिनर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको विकेट सूट करेगी। हम उसके बावजूद कोई ऐसा स्पिनर नहीं ला रहे, और ला भी रहे हैं तो एक ऐसे ऑलराउंडर को जिसने बांग्लादेश में प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया। यहाँ पे दुनिया की 8 टीमें मध्य मुकाबले आने वाली हैं, दुनिया का बेस्ट बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप होगा। जी बिल्कुल, मसला जो है ना वो कौन सा प्लेयर है नहीं है वो नहीं है। स्टीव वॉ ने एक जुमले में पाकिस्तानी टीम को डिस्क्राइब किया था, और अक्सर जितने भी ग्रेट्स ऑफ हैं क्रिकेट के वो पाकिस्तान के बारे में ये तकरीबन इससे एग्री करते हैं। वो था ब्रिलियंट बट फ्रेगमेंटेड साइड। ठीक है, तो हमारा मसला यही रहा है, हम करने पे आए तो 352 चेज कर लेते हैं, और ना करने पे आए तो 125 में दूसरी टीम को आउट करके खुद 114 पे आउट हो जाते हैं। तो ये हमारा मसला हमेशा से रहा है। पिछले 50 साल से मैंने क्रिकेट देखी है, कोई ऐसा वक्त नहीं जिससे पाकिस्तानी टीम में 4-5 दुनिया के माने हुए स्टार ना हो, जिनको दुनिया मानती हो, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। और पाकिस्तान में हॉल ऑफ फेम में बहुत से लोग हमारे इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में मौजूद है। तो इसलिए मसला ये नहीं है, मसला वही है एक कि हम कंसिस्टेंसी नहीं है, हम या तो बहुत ही आगे निकल जाते हैं या बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। तो ये मसला हमारा एक मुस्तकिल फीचर है। इसको कैसे ओवरकम करना है, क्या कोई मेंटल कैपेबिलिटीज़ के इशू हैं या कोई हमारे इंटरनल मसाइल है। एक चीज़ मुझे जो नज़र आती है बाबर आजम को देखते हुए, वो मुझे लगता है कि मेंटल इशू ज़्यादा है और इंटरनल हमारी जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा। बाबर ने कह भी दिया कि मुझे किंग शिंग ना कहें। बाबर जी वो 2023 में मैं बताता हूँ उसको कहाँ से जिक पड़ी है और अभी तक वो संभल नहीं पा रहा। 2023 में आप इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और मुल्क में होते शायद इतना इंपैक्ट ना होता। भारत के अंदर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और आपके बोर्ड के चेयरमैन इधर बैठ के कप्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके वो मैसेजेस लीक कर रहे हैं और अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं उनके साथ। वो कह रहे हैं मेरी बात नहीं हो रही। तो ये मुझे बताए, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पीछे आपकी ये कंट्रोवर्सी शुरू हो, तो उस कप्तान की या उस प्लेयर की ज़हनी हालत क्या होगी। ये वो वाला हिस्सा है, वो पोर्शन है जो उसके दिमाग में बुरी तरह से स्टिक हो गया है। कप्तानी से तो वो हट गया, आप हटा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको करके हटाया गया, लगता है उसके खिलाफ पूरी एक प्लानिंग के साथ साजिश की गई ताकि वो बिल्कुल उसको क्रिपल कर दिया जाए। लेकिन स्टिल ही इज आउट देयर, और आप देखें उसने रिकॉर्ड बनाया है 125 6,000 रन वनडे में किए हैं। टॉप पे है, दुनिया के बेहतरीन बैट्स, हाशिम आमला, विराट कोहली सबसे ऊपर है वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। साकिब रशीद साहब, ये ट्राई सीरीज की परफॉर्मेंस देख के आपको लग रहा है कि हमारा ज्यादा एतमाद परफॉर्मेंस पर होगा या कुदरत के निजाम पर होगा? नहीं, एक तो आप उस तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह देखा है कि 331 चेज नहीं हुआ, फिर 353 चेज हो गया, और फिर तीसरा मैच जो है वो जिस तरह पाकिस्तान जो है वो हार गया। अब जो है वो चैंपियन ट्रॉफी सर पे है, अब कोई तब्दीली उस लेवल पर तो नहीं की जा सकती। लेकिन देखें कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर है वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे आकब जावेद, अजहर महमूद जो है वो बॉलिंग जो कोच हैं, कोचिंग टीम है उसमें मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास स्पिनर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, पाकिस्तान के पास 1 स्पिनर है, और जो दुबई और पाकिस्तान की पिचेस पर स्पिनर की ज़रूरत है वो होना चाहिए। लेकिन यह है कि अब टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। 19, 23 और 27 जो फरवरी है, इनमें 3 मैचेस हैं, उन तीनों मैचेस में पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना होगी। इसी तरह जो है वो आप आगे जा सकते हैं, और न्यूजीलैंड, इंडिया और फिर बांग्लादेश, तीनों टीमों के साथ आपका मैच है। और पाकिस्तान पहले परफॉर्म करता रहा है, 92 में आपके देखें, फिर जो है वो 2009, 2017 में भी अगर उस किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो पूरी टीम यकजा होकर खेलेगी तो मेरे ख्याल में कर सकती है। बाकी जो बाबर आजम है वो प्रेशर में है, मेरे ख्याल में अगर उनसे ओपनिंग की बजाय दूसरे तीसरे नंबर पर उनको खिलाया जाए तो हो सकता है कि वो बेहतर जो है वो वहां पे कारकर्दगी जो है वो कंफर्टेबल हो जाए अपनी वापस पोजीशन पर। आज मैं नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। वज़ीर आज़म मोदी ने मुलाकात की है प्रेसिडेंट ट्रंप से। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पे जो हिसाब किताब है खुल के सामने आया, और उन्होंने बताया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या वक्त ये नहीं आ गया कि पाकिस्तान भी अपनी फॉरेन पॉलिसी खुल के बताए? कब बताएगा ये भी बताए। आज का गैर ज़रूरी सवाल, नए इलेक्शन कमिश्नर के लिए नॉमिनेशंस नहीं आ रही।
इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर साहब अपना काम सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर साहब को ताहयात इस ओहदे पर बरकरार रखने के लिए कोई आईनी तरमीम लाई जानी चाहिए या कोई ऑर्डिनेंस भी ये नेकी का काम कर सकता है। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।